आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है कराची वाकया, हुकूमत का बदलता बयानिया, पुलिस का पस्त होता हौसला, जिम्मेदार कौन? इंडियन मीडिया हाइब्रिड वॉर, पाकिस्तानी मीडिया पाबंदी का शिकार, कैसे बनेगा मौसर हथियार? एहतसाब अमल में तेजी, क्या वजीर आजम की ख्वाहिश हो रही है पूरी? स्मॉग और कोरोना, एहतियात ना की तो बहुत कुछ पड़ सकता है खोना। और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आबिद मल्ही की बीवी अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईवान बाला से लेकर ईवान ज़ेरी और ईवान ज़ेरी से लेकर हुकूमती बयानात और अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक गुज़श्ता 4 रोज से मुल्की सियासत में एक ही मौजू ज़ेरे बहस है। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को किसके अहकामात पर गिरफ्तार किया गया? IG सिंध समेत सिंध पुलिस फोर्स के दीगर अफसरान ने छुट्टी पर जाने की दरखास्तें खुद दी या किसी के कहने पर? ऑपोजिशन रहनुमाओं का इस मामले पर मौकिफ है कि कैप्टन सफदर पर FIR के इंदराज से लेकर गिरफ्तारी और IG सिंध के इगवा से छुट्टी की दरखास्तों तक जो कुछ हुआ इसमें वफाकी हुकूमत का हाथ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की इस संगीन मामले पर खामोशी काफ़ी मानी खेज है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी बहुत से शुकूक व शुबहात पैदा करती है। हकीकत यह है कि हुकूमत चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ है। उनका यह भी कहना था कि कैप्टन सफदर पर FIR के हकाइक भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। विफाक सूबे पर हमलावर हुआ होना तो ये वज़ीर आज़म वाक़े पर वज़ीर आला सिंध से राब्ता करते, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, जबकि सेनेट में भी इस मामले की बाज़गश्त सुनाई थी। और वो कौन है? वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा जो थानों के अंदर जाके जिनकी वीडियोज़ आ गई हैं, इन्फ्लुएंस करते रहे कि आप मुकदमा तकद्दुस का ना करें, कत्ल की धमकी का मुकदमा दायर करें। एक खातून ने उनको फ़ोन किया जो CCPO साहब हैं, बहुत नामवर, उनकी वीडियो सामने आ चुकी है कि उन्होंने CCPO को फ़ोन किया और उन्होंने जवाब में उनको गालियां बकीं। आज वज़ीर आज़म ने जवाब देना है कि उसने क्यों रेंजर्स को इस्तेमाल किया, उसने क्यों इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, ये जवाब देना पड़ेगा। क्यों सिंध के IG को अगवा किया गया? ये गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, उसका क्या ताल्लुक है? ये मुशीर कराए के रखे हुए जो मर्जी कहते नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपके पास दलील ना हो तो फिर इल्जामात ही रह जाते हैं, जब दलील ना हो फिर झूठ बोला जाता है, हक जो है वो छुपता नहीं। कराची का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात करेगा तो फिर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो होना ही है ना। तो वो हो गया, करके दिखा दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया, हमने अमल कर दिया। ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। बाकी वजीर टीवी पे बार बार खड़े हैं, दूसरा PTI का मेंबर आके टीवी पे मुस्तकिल फिल्म चल रही है कि वो बैठे हैं, थाने में बैठे हैं और वहाँ जो जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनको धमकी दे रहे हैं कि आपने ये करनी है और आप करेंगे। अब इस तमाम तर मामले पर ऑपोजिशन का मौकिफ आपने जाना। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा का मौकिफ है कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार खुद सिंध हुकूमत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर का कहना था कि अगर ये सब कुछ वफाकी हुकूमत के इमा पर हुआ है तो फिर FIR में काबिल ज़मानत दफात ना लगाई जाती अगर वफाकी हुकूमत को FIR का इंदराज कराना होता। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि इस तमाम तर मामले में वज़ीर आज़म का क्या काम है कि वो फ़ोन करे। ये आपका सूबा है, आपका वज़ीर आला है और आपका लाडला IG है। हुकूमत का इस मामले पर रद्द अमल आपके सामने रखता है। आपकी पुलिस थी, आप ही के लाडले IG वहां पे आपने बुलाया था। कौन करेगा इंक्वायरी, किसने क्या किया, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है वहां पे फोन करने का? ये आपका सूबा, आप मुझे पता नहीं संभाल सकते। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है आप। सिंध पुलिस की गाड़ियों में फ्रंट सीट पे बैठे हुए सफदर अवान जो नारे लगाते हुए दंदनाते हुए काबिले जमानत जुर्म में गिरफ्तार करके थाने ले जाएंगे। मेरे भाई, काबिले जमानत जुर्म में गिरफ्तारी का क्या मकसद है? अगर ये काम वफाकी हुकूमत ने करना था या हम में से किसी ने करना था तो हम इसके अंदर काबिले जमानत दफात लगाते, कोई दफाई अच्छी लगा लेते। यहाँ से अंदिया मिलता है कि ये ड्रामा हो रहा है, ये खेल रचाया जा रहा है। ये हकीकत भी पूरी
कौम जानती है कि सिंध पुलिस अपने अहकामात कहाँ से लेती है। उन्होंने कुछ दरोगोई की, उसके बाद सिंध पुलिस की तरफ से सिंध पुलिस के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बयान आया कि सिंध पुलिस की एफआईआर का अंदराज और एफआईआर के अंदराज के बाद गिरफ्तारी ज़ाब्ता कानून के तहत की गई है। अब जो इल्ज़ाम सबसे पहले ज़ुबैर साहब ने लगाया, जिसकी सिंध हुकूमत ने कोई तस्दीक नहीं की, इस वक्त तक, ये मैं टाइम लाइन के साथ बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक सिंध पुलिस की जो स्टेटेड पोजीशन थी वो ये थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बकौल आपके अगर उनको अगवा कर लिया गया और किडनैप कर लिया गया किसी वफाकी इदारे ने, तो क्या उस वक़्त सिंध पुलिस के आईजी क्या उस वक़्त भी किडनैप थे? अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची मामले पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की और मामले पर ब्रीफिंग ली, मगर अभी तक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ना तो कोई ट्वीट सामने आई है, ना ही कोई बयान जारी किया गया है। बावजूद इसके कि सिंध में आईजी की तैनाती के मामले पर सिंध और वफाक आमने सामने रहे और बिलाखिर सिंध हुकूमत की सिफारिश पर वफाक की मंजूरी से आईजी तैनात हुए। फिर भी वफाकी वज़रा का यह कहना ये सिंध का मामला है, उनकी हुकूमत है, उनका आईजी, इस पर वज़ीर-ए-आज़म का क्या काम। मगर शायद मामला इस कदर हसास है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चंद सवालात का जवाब आना नहायत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उन्हें उनकी हुकूमत ख़त्म करने की धमकी दी गई, जबकि लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि उन्हें कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से पहले रात 1 बजे कॉल की गई और बताया गया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक दबाव डाला गया है। वज़ीर आला सिंध उन्हें कॉल कर रहे थे, इस हवाले से क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत, हमारी इज्जत। मुझे रात के 1 बजे एक मिस्ड कॉल थी, उससे पहले रात को आई मिस दैट कॉल। वो जलसे से हम लेट आ रहे थे, फिर खाना खा रहे थे, तो कोई 2 बज गए थे। मुराद अली शाह साहब का एक मिस्ड कॉल थी, तो मैंने सुबह पूछा भी, तो वो कह रहे थे कि ये मैंने यही बताना था कि ये प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस पर कि किसी ना किसी तरह से इनको अरेस्ट करना है। और हम और ये प्रेशर कौन डाल रहा था? 1 बजे कॉल लेते तो शायद सेक्टर कमांडर वगैरह की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा था। अब देखना यह है कि इस मामले की गुत्थी कब सुलझेगी और मामला कब हल होगा। बात करते हैं उस सूबे की जहां तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, उनकी अपनी पुलिस और सूबाई दारुल हुकूमत में अपना तैनात करदा सीसीपीओ है। इस वक्त लाहौर पुलिस को कई बहरानों का सामना है। शहर में एक एसपी को 6 महकमों का काम दिया गया है। एक एसपी पर इतना प्रेशर है, अब यही नहीं बल्कि आज ही शहर लाहौर में डॉल्फिन फोर्स एहलकारों की फायरिंग से 22 साला राहगीर लड़की हलाक हो गई है। पुलिस एहलकारों के मुताबिक लड़की को पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं की गोली लगी, जबकि अहले खाना का इल्जाम है कि लड़की को डॉल्फिन एहलकारों की गोली वाले से लड़की की वालिदा का क्या कहना है। सबसे पहले लड़की की वालिदा का मौक़िफ़ आपके सामने रखता है। मेरी बेटी अभी तक कहीं है। मेरी बेटी अभी तक कहीं है। मेरी बेटी अभी तक कहीं है। मेरी बेटी लाना उसका पोस्टमार्टम करने लगे, उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी दे दे। पोस्टमार्टम की मैंने आप लोगों से पूछा है कि वो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, करवाना चाह रहे, वो दे नहीं रहे बॉडी। वो अब ये एक दुखियारी माँ का दुख है जिसे और कुछ नहीं चाहिए, उसकी बेटी चाहिए। डॉल्फिन फोर्स की जानिब से गैर जिम्मेदारी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी मुतअद्दिद बार इस फोर्स ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। यहाँ तक कि जहनी मरीज शख्स भी एहलकारों की गोलियों का शिकार हो चुका है। इसी तरह 2 मरतबा खवातीन इन एहलकारों की गोलियों से जख्मी हुई हैं। इसी सारे मामले में जहां लाहौर की पुलिस कई इंतजामी मसाइल का शिकार है, सीसीपी लाहौर उमर शेख 3 दिन की रुख्सत पर चले गए हैं। उधर लाहौर पुलिस सरबराह उमर शेख के रवैये के हवाले से हसास इदारों ने वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट भिजवा दी है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंचा दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीपीओ का रवैया हुकूमत के लिए तनकीद का सबब बन रहा है, जबकि मातहत अफसरान को हिरासा और गैर मुनासिब अंदाज में गुफ्तगू करना भी उनका मामूल बन चुका है। यही नहीं है बल्कि उमर शेख के रवैये के बायस डिसिप्लिन फोर्स में इंतशार पैदा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उमर शेख आईजी ऑफिस और ईवान वज़ीर आला को भी बाईपास करते हैं। इस रिपोर्ट को उमर शेख की बतौर सीसीपीओ तैनाती के बाद से लेकर अब तक पेश आने वाले वाकयात के तनाजुर में रखते हैं। उमर शेख अपने बयानात के बायस इब्तदाई से मुतनाज़े और खबरों में रहे हैं। 2 रोज पहले एक ऑडियो कॉल सामने आई जिसमें सीसीपीओ उमर शेख एक खातून साइल से नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हुए मालूम पड़ते हैं और एक खातून से गालम गलोच कर रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर इससे पहले भी सानहा मोटरवेज की खातून से मुताल्लिक गैर संजीदा बयान दे चुके हैं। अभी 2 रोज पहले जो ऑडियो टेप सामने आई उसमें सीसीपीओ लाहौर क्या कह रहे थे, उनका रवैया कैसा था, उसकी एक झलक आप भी देखें। हेलो जी, वालेकुम। वालेकुम, कौन?
सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडे केस फाइल मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लगाया है। अब एक ऑडियो टेप का शोर थमा नहीं था कि एक और ऑडियो टेप सामने आ गई है जिसमें सीसीपी लाहौर अपने कारोबारी शराकतदारों के साथ धमकी आवेज लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा ये ऑडियो टेप भी आपके सामने रखता है। समझो ना ज्यादा हो जा, मेरे लिए मौत है, तुसी मेरी मौत का समान पे कर दियो, मैं तुम्हारी मौत का समान करांगा। मैंने ਇਹਦਾ जवाब जरूर दे, मैं तेरे छड़ांगा कोई ना नीते। सवाल यह है कि अपनी हुकूमत, अपनी पुलिस और अपने सीसीपीओ के इस रवैये का नोटिस वजीर आजम कब लेंगे? क्या कोई नोटिस लिया जाएगा या यहाँ भी खामोश रहकर मामला के मजीद संगीन होने का इंतजार किया जाएगा? सिंध पुलिस के किरदार और पंजाब पुलिस के रवैये पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साबिक आईजी अफजल अली शिगरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल अली शिगरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कराची मामले पर जब कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी हुई है, FIR कटने से गिरफ्तारी तक और फिर सिंध फोर्स के सरबराह और दीगर अफसरान की तरफ से जो दरखास्तें दी गई, इस तमाम तर मामले में एक तो कन्फ्यूजन बढ़ी है। कन्फ्यूजन बढ़ने के साथ साथ माहौल में तलखी और बेचैनी भी बढ़ी है। आपको नहीं लगता सर कि इस मामले में इस तलखी को रोकने के लिए, इस बेचैनी को कम करने के लिए IG सिंध के ऊपर, जो सिंध फोर्स के सरबराह है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो खुद आ जाते और बता देते कि उन पर दबाव कौन डाल रहा था, उनको किसने यरगमाल बनाया, आया बनाया या नहीं बनाया, उनके घर का घेराव किसने किया? मैडम दो चीजें आप जहन में रखिए। एक तो इसका एस्पेक्ट है पॉलिटिकल है, वो जो केस रजिस्टर हुआ उसके ऊपर सवालात हैं और वो एक सियासी क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है उस इशू के ऊपर तो कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती है। केस अब दाखिल हुआ है, उसकी तफ्तीश होगी और अगर उसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो वो कार्रवाई हो जानी चाहिए, वो अदालत के ऊपर बात है। IG साहब के ऊपर जो दबाव है, हाँ वो एक इशू है मेरा ख्याल है जिसको सोचने की जरूरत है कि दबाव किसने डाला। ये आपकी बात दुरुस्त है, इसका जवाब होना चाहिए। और फिर अगर ये दबाव डाला गया तो उसकी वजूहात क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था। ये दोनों चीजें, सियासी पहलू और इंतजामी पहलू, दोनों आपस में लिंक्ड है। IG साहब जो है उन्होंने मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो निभाई है वो उन्होंने ये किया है कि जब उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया एक किस्म का, और वो उस प्रोटेस्ट के अंदर वो छुट्टी पे चले गए। जो अफसरान को जब मालूम हुआ कि उनके साथ इस किस्म की कुछ बदसलूकी हुई है तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और उस एप्लीकेशन के अंदर दो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है कि हमारा जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिसहैंडल किया गया और रिडिक्यूल किया गया। मेरा ख्याल है क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट्स ये हैं कि हो सकता है कि कोई दूसरा महकमा इसके अंदर शामिल है या उस महकमे का नाम लिया जा रहा है, इस वजह से उसको नाम अभी नहीं बताया। मेरा ख्याल है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्होंने इसका नोटिस ले लिया। क्योंकि एक तासुर ये भी है ना कि सिंध फोर्स के सरबराह के साथ जो कुछ हुआ या एडिशनल IG को अगर यरगमाल बनाया गया तो इस तमाम तर वाक़े की रिपोर्ट, और फिर अगर IG सिंध के घर का घेराव किसी ने किया तो इसके वाक़े की FIR का इंदराज होना चाहिए था, IG साहब को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए था और इस पर बाकायदा कार्रवाई कानूनी तकाजों के मुताबिक होनी चाहिए थी। शिगरी साहब नहीं, अब वो जब तक फैक्ट सामने नहीं आएंगे तो हम कह नहीं सकते कि FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये एग्जैक्टली क्या हालात थे जिसमें IG साहब गए हैं, उनको बुलाया तो साथ चले गए या उनको जबरदस्ती लेके गए, ये एक इसका तो क्वेश्चन मार्क है। वो जो दो अल्फाज जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखे हैं उस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज वाज़ेह नहीं होती कि हुआ क्या है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये अवाम नास और आम लोग और जो लोग जो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन बाहर आए, तो ये जब इंक्वायरी होगी लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट मामला यकीनन IG साहब ही बता सकते हैं और ये मामला सामने ना आने की वजह से ये एक लिंक मिसिंग है जिसकी वजह से कंफ्यूजन और बेचैनी भी बढ़ रही है और सियासी बयानात भी दागे जा रहे हैं। देखिए जो रवैया IG साहब की तरफ से सामने आया, जो सिंध फोर्स की तरफ से सामने आया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया कि एहतजाजन जहाँ सिंध फोर्स का सरबराह छुट्टी पर चला जाए वहीं ये देखा जाए कि SHOs तक मामला आ गया है और एक बड़ी तादाद में अफसरान ने छुट्टी की दरखास्तें दे दी हैं। इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? और फिर एक तासुर ये भी है कि किसी के कहने पर किया गया होगा, किसी की पुष्पनाई पर ऐसा हो सकता है, अदरवाइज पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। पुलिस ने इस मुल्क के अंदर स्ट्राइक्स भी की हैं,
ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। और मैं जब ASP था तो उस वक्त मुझे मालूम है 1973 गालिबन, ये 72 की बात है, तो उस वक्त फिर पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक हुई थी और KPK प्रोविंस में मेरी पोस्टिंग थी। वहाँ मैंने खुद उस स्ट्राइक को देखा और उस बड़े खौफनाक एक मंजर मेरे सामने था। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पुलिस अफसरान जो हैं इन्होंने एक नहायत ही शरीफाना तरीके से एप्लीकेशन दे के अपना प्रोटेस्ट जो रजिस्टर कराया और ये बात जो है खराब नहीं हुई, बल्कि ये बात संभल गई और हुकूमत के पास वक्त हुआ कि उन्होंने इस पर कार्रवाई करने के बाद उसको मामले को सीधा किया। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपने सिंध पुलिस के कल्चर को भी देखा है, आपने पंजाब पुलिस के कल्चर को भी देखा है। अब एक तरफ बयानबाजी तो ये हो रही है कि वफाकी हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए था, वजीर आजम का कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट सामने नहीं आई, वो आना चाहिए और उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर वफाक का नुमाइंदा भी IG। लेकिन पंजाब जहां पर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर जो मामलात सामने आ रहे हैं और CCP लाहौर का जो रवैया है, ऑडियो टेप सामने आ जाती हैं। आज भी एक जाली पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें एक राहगीर लड़की को जो है वो मार दिया गया है। तो ये रवैया किस तरह से देखते हैं पंजाब पुलिस में इस वक्त जो रवैया पनप रहा है? मेरा ख्याल है जो ये आज का वाकया है, इसको तो मेरा ख्याल है ये समझना कि कोई जाली मुकाबला हुआ, वो तो मेरा ख्याल है क्रॉस फायर के अंदर उसको बच्ची को गोली लगी है। अब वो पुलिस वालों की नालायकी से लगी है या क्रिमिनल्स की गोली से लगी है, वो चीज अभी तय होना बाकी है। बाकी ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो पुलिस का रवैया है उसको ठीक होना है और उसी के लिए पुलिस की रिफॉर्म्स के ऊपर के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। साबिक IG अफजल अली शिगरी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। कराची मामले पर जहां सियासी बयानबाजियां जारी हैं, वहीं हमसाया मुल्क भारत ने तो जैसे चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रखा है। भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया सारिफीन के माबैन तो शुरू से ही एक जंग जारी रहती है, मगर सोशल मीडिया के महाज पर छिड़ने वाली जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है और इंडियन सारिफीन ने पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल के बारे में गैर मुसद्दका मालूमात फैलाना शुरू की है, तो इनकी इस्लाह करने की बजाय पाकिस्तानी सारिफीन को मस्ती सूझी है। कुछ इंडियन ट्विटर अकाउंट्स, जिनमें इंडियन मीडिया के कुछ मुसद्दका अकाउंट्स भी शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान में खाना जंगी से मुतल्लिक खबरें शेयर की, तो मुतादिद पाकिस्तानी सारिफीन ने #सिविल वॉर इन पाकिस्तान, सिविल वॉर इन कराची, गुलशन बाग और तंज़ो मज़ाक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कराची में खाना जंगी की फर्जी मंजरकशी शुरू कर दी। अब आगे बढ़ने से आपको इंडियन मीडिया की चंद फेक न्यूज क्लिप्स दिखाते हैं कि किस तरह इंडियन मीडिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। Unusually, police versus the army. Pakistan media reports say 5 people have died in Karachi in clashes between the police and the army. Pakistan Army has reportedly taken over all police stations in Karachi, surrounded the governor's house and overthrown the state government. पाकिस्तान के कराची में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तानी फौज पर सिंध के IG को अगवा कर नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR लिखवाने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद आर्मी वर्सेस सिंध पुलिस हो गया। विरोध में सिंध पुलिस के कई बड़े अधिकारी छुट्टी पर चले गए। वहीं एक साथ खड़े विपक्ष के जलसों में लगातार गो नियाजी गो और गो बाजवा गो के नारे जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई पर तकिया करने वालों का अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता है और अक्सर शर्मिंदगी और पशेमानी उनका मुकद्दर बनती है। ऐसा ही कुछ मामला भारतीय सहाफियों, TV चैनल्स और सोशल मीडिया सारिफीन के साथ भी हुआ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सारिफीन ने खूब मीम्स बनाकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों से एक दूसरे को हंसाने की कोशिश भी की और साथ ही साथ अपने हरीफ को शशोपंज में मुब्तला भी रखा। आप ये मीम्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। इंडियन वकील प्रशांत पटेल उमराव ने अपने अकाउंट से लिखा कि पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल है। कराची में फौज और पुलिस के दरमियान झड़प में कई अफसरान हलाक हुए हैं। सिंध में अक्सर पुलिस एहलकार छुट्टी पर चले गए हैं। प्रशांत की ट्वीट पर कोई हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के कैप्टन अमेरिका और फिर आयरन मैन का हवाला देते नजर आया है, तो किसी ने ये खबर जो इस हवाले से दे डाली है कि कराची में बैटमैन ने अपनी हंगामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कहीं आयरन मैन की बात कर रहा है। इसी तरह की हजारों मीम्स गुज़श्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, सर्कुलेट हो रही हैं। पाकिस्तानी ट्विटर सारिफीन ने इन मीम्स के जरिए भारतीय सारिफीन की खूब क्लास ली है, खूब दुर्गत बनाई है, मगर इस दौरान भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी सवालात खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ कई सवालात उठ रहे हैं, क्या आप हाइब्रिड वॉर के लिए तैयार है? भारत हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है? क्या सिर्फ मीम्स बनाकर ही हाइब्रिड वॉर जीती जा सकती है?
भारतीय मीडिया रियासती प्रोपेगेंडे का भरपूर साथ देता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसका मौसर इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? काउंटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन भारत की निस्बत ज्यादा मौसर अंदाज में अपना मौकिफ बयान करते हैं? हाइब्रिड वॉर में पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली क्या हो सकती है? इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। सर, इस वक्त भारतीय मीडिया दिखा रहा है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर का सा समा है। मैंने तो बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नान समय की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं मिला है। अब इसको क्या कहें सर, ये येलो जर्नलिज्म है, ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा है, या फिर इसको हाइब्रिड वॉरफेयर का कोई शाखसाना करार दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि भारतीय मीडिया हो या भारत की हुकूमत हो या भारत के सर्विसेज चीफ्स हो, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये लोग, ये बेपनाह झूठ बोलते हैं। इनको एक चीज समझ लग गई है कि इनकी जो पब्लिक है, जब से मोदी हुकूमत में आए हैं, उन्होंने एक उनकी नफ्सियात बिल्ड की है अपने अवाम की, और वो दो चीजें उसमें, मुसलमानों के साथ नफरत और पाकिस्तान के बारे में हर वक्त कोई पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सुन। ये एक ऐसे दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनके बिल्कुल दिलों में और ज़हन में बिल्कुल बिठा दिए गए हैं, और जब भी उनको कोई अपने पब्लिक को खुश करना होता है, या आगे इलेक्शन आ रहा है, या कोई ऐसा इवेंट जहां उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज देनी है, तो वो ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप देखिए कि मसलन पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाना, ये कहा कि जनाब हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसका कोई वजूद ही नहीं। फिर कह दिया कि बालाकोट में हम जाके 350 लोग मार आए हैं, कोई वजूद नहीं। अब जो ये कराची वगैरह का किस्सा खड़ा कर रहे हैं, लाजमन अपनी पब्लिक को ये एहसास अंदर दिला रहे होंगे कि हमारी इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसा काम कर दिया कराची में कि ये आपस में लड़ पड़े। तो ये दुश्मन तो है ही दुश्मन, वो तो कोई ऐसा उससे अच्छी और खैर की तवक्को नहीं होती। ठीक कह रहे हैं, लेकिन दौरे हाजिर में देखिए, 5th जनरेशन वॉरफेयर हो या फिर हाइब्रिड वॉर हो, ये एक हकीकत है। और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए से, डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए से अवाम की नफ्सियात से खेल रहे हैं। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हमें भी ये हाइब्रिड वॉर या फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए मौसर अंदाज में? यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि कराची में ये कत्ल गारत हो रही, तो पाकिस्तानियों को तो पता है। पाकिस्तानी तो यहाँ पे मतलब आप कराची में लोग बैठे हैं, सबके रिश्तेदार दोस्त अहबाब, वो आपको बता देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए ये झूठ जो जितना भी है, ये सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए। एक झूठ वो बोलते हैं जो हमारे लोगों के लिए होता है। मिसाल के तौर पर जब वो ये कोई फिरकावारियत के बारे में कोई खबर चला देते हैं, ये वो चीज़ है जो 5th जनरेशन वॉर में इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आपको र्यूमर छोड़ते हैं और वो फिर सोशल मीडिया में मुख्तलिफ सोर्सेज से आप चलाते हैं, ताकि अवाम को हर तरफ से वही देखने को या सुनने को मिले और उनके ज़हन जो है वो उस पर आलूदा हो। जनरल साहब देखिए, 24 न्यूज़ जैसा एक इदारा है जो यकीनन एक मौसर हथियार है, हम बेहतर जवाब दे सकते हैं, और वो जो इस वक्त कर रहे हैं, यकीनन हम इस हाइब्रिड वॉर के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन हमें भी 55 रोज से बंदिश का सामना है जनरल साहब। ये दुरुस्त नहीं। मैं समझता हूँ कि उसके लिए पॉलिसीज बना के तो सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि सारे पाकिस्तानी चैनल हैं, कोई बाहर का तो नहीं है कि वो आपके खिलाफ है। जो पाकिस्तानी चैनल्स जितने भी हैं वो आपके लिए एक हुब्बुल वतनी का मैसेज लोगों को कन्वे कर सकते हैं, उनको भारत के अज़ाइम बेनकाब कर सकते हैं। मतलब उनको यूज करना आगे हुकूमत की एक पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए जिसके तहत वो सबको ऑन बोर्ड रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन आज के दौर में मीडिया की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया को कई पाबंदियों का सामना है। आज चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश को 55 रोज हो गए हैं। बंदिश के 55वें रोज इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुल्क भर में मुजाहरे जारी हैं। इस मुजाहरे में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर रज़ा रब्बानी और सदर नेशनल प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर हामिद मीर ने 24 न्यूज़ की बंदिश पर सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है और पैमरा को वफाकी हुकूमत के हाथों यरगमाल होने के तासुर का इजहार भी किया है। इस हवाले से वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखा। एक कोशिश की जा रही है कि इसको इबरत की मिसाल बनाया जाए, और चैनल 24 काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसकी हिट लिस्ट पर है। और मैं पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि आज चैनल 24 है, और अगर ये हुकूमत चैनल 24 को खुदा न ख्वास्ता बंद करने में कामयाब हो गई तो उसके बाद बाकी टीवी चैनल्स की बारी आएगी।
चैनल 24 न्यूज की बंदिश न सिर्फ आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी है, बल्कि इस पाबंदी के जरिए सैकड़ों वर्कर्स का मुआशी कत्ल भी किया जा रहा है। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब अपने कौम से करोड़ों नौकरियों का वादा किया था। हम उम्मीद करते हैं कि मीर रियासत मजीद कारकुनान के घरों का चूल्हा बुझने नहीं देंगे। क्या एक ब्रेक लेंगे? ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म की कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी हुई है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि वो करप्ट अफराद का एहतसाब करेंगे और उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। उन्होंने अपनी 22 साल जद्दोजहद के दौरान एहतसाब को अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाए रखा। इक़्तिदार में आने के बाद भी वज़ीर आज़म ने सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब के अज़्म का इआदा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन नैब और दीगर इदारों से सियासतदानों के एहतसाब का मुतालबा किया। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म सादिर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा ना देने की हिदायत भी जारी कर दी है और चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म भी सादिर किया है। अदालती उज़्मा का कहना था कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस्तगासा के गवाहान की हाजिरी यकीनी बनाए। उधर दूसरी जानिब आज कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दे दी है, जिसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के साबिक सरबराह आफ्ताब सुल्तान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म फवाद हसन फवाद को भी शामिल कर लिया गया है। नैब एलामिये के मुताबिक तमाम इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशंस इल्जामात की बुनियाद पर शुरू की गई हैं जो हतमी नहीं है। एलामिये के मुताबिक इजलास में साबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा समेत दीगर अफराद के खिलाफ 11 रेफरेंसेस दायर करने, 4 इंक्वायरीज और 4 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई है। नैब इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के साबिक DG आफ्ताब सुल्तान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। एलामिये के मुताबिक उन पर मुबैना तौर पर गैर मुल्की आला शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तरीके से 73 सिक्योरिटी गाड़ियां खरीदने, मनपसंद अफराद को नवाजने और इन गाड़ियों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत अपोजिशन को दबाने के लिए मजीद रेफरेंसेस दायर करा रही है? क्या वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब को कोई रेफरेंस दायर करने के लिए अहकाम दे सकते हैं? क्या रुज़ात पर केसेस की सुनवाई से फौरी इंसाफ का हुसूल मुमकिन हो सकेगा? इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म सादिर किया है। ये बताएगा कि मुताद्दिद वजूहात की बिना पर कई करप्शन केसेस पहले से ही ज़ेरे इल्तवा हैं, तो अदालतें इन केसेस को मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुंचाएंगी शाइक उस्मानी साहब? देखिए, ये आम तौर से सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है कभी भी, तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर से इसी किस्म के फैसले करती है कि ये डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और एडजर्नमेंट नहीं होनी चाहिए और 1 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। इस किस्म के ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट देती रहती है, लेकिन ये ऑर्डर्स बाइंडिंग ऑर्डर्स नहीं होते। ये इसका मतलब ये होता है कि कोशिश करनी चाहिए आपको कि इस दौरान ये इस तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि जो केसेस फैसले खासतौर से क्रिमिनल केसेस जो हैं, जो उनके फैसले होते हैं वो यकीनन एविडेंस के बुनियाद पर होते हैं, शहादत के बुनियाद पर होते हैं। अगर शहादत नहीं आई तो आप फैसले नहीं कर सकते, चाहे जो भी कर लें, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर कर लें। तो ये कहना तो ठीक है, अच्छा लगता है कि होना चाहिए और होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन दूसरी बात जो है वो ये कि ये कहना कि ये एडजर्नमेंट कोई नहीं दें, आप पूछते करें, वो भी सही है, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जहाँ पे एडजर्नमेंट देना लाजमी हो तो वो डिस्कशन को तो इस्तेमाल करेगी ना। बिल्कुल, और एक तरह से इसलिए भी ठीक लगता है जो आप कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस के जो मरकजी मुल्जिमान है सर, या तो मफरूर हैं या फिर इश्तिहारी हैं। जैसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी, वो बाहर है। अब जब मरकजी मुल्जिमान अदालतों में पेश नहीं होंगे तो फिर अदालतों के लिए ऐसे केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना या निपटाना बहुत चैलेंजिंग सा दिखाई देता है। ये बिल्कुल मुश्किल है ना, ये ठीक है, कहना तो बहुत आसान है और बड़ी अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया,
लेकिन उसको अमल पैरा कैसे करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता, और ऐसा होता नहीं है। देखिए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। चौधरी इफ्तिखार साहब अपने ज़माने में जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने बेइंतहा ऑर्डर्स पास किए कि जी ये मामला जो है 2 महीने में फैसला कर दें, आप ख़त्म कर दें 2 महीने में, और वो केसेस अभी तक चल रहे हैं। तो ये तो कहने की बातें होती है, लेकिन सर उसके साथ साथ देखें ना, जो इस्तगासा है वो बाज़ औक़ात केसेस के अंदर गवाहान को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये है कि अदालतों के साथ साथ कुछ दीगर जो है किरदार भी हैं, उसमें इस्तगासा प्रोसिक्यूशन भी है, गवाहान भी है, मुल्ज़िमान उनको पेश करना भी है। तो जो दीगर एक्टर्स हैं, जो इस हवाले से दीगर किरदार है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और उन पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अदालतों के साथ साथ? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी ये है कि जब केस शुरू हो सब अपना अपना काम सही तरीके से करें, एविडेंस लेके आए, विटनेसेस लेके आए, उनकी शहादत हो। लेकिन आया वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना यहाँ पर कि वो पॉसिबल है, विटनेस नहीं मिलता, विटनेस बीमार हो गया या कहीं अस्पताल में चला गया या कुछ हो गया, तो आप कैसे एविडेंस लेके आएंगे? और जब तक कि उसकी एविडेंस नहीं होगी तब तक आप उसके खिलाफ या उसके मुताबिक फैसला नहीं कर सकते। तो ये कहना आसान है, लेकिन इस पे अमल पैरा। सर एक बड़ा सादा सा सवाल है मेरा कि गुज़श्ता दिनों टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया और वहाँ पर इस ख्वाहिश का इजहार भी किया, और कुछ ऐसा तासुर भी मिला कि वो हिदायत दे रहे हैं कि अदालतें भी जल्द अज जल्द करप्शन केसेस को मंतक़ी जाम तक पहुँचाए, नैब अपना काम करे और दीगर इदारों को। तो क्या वज़ीर आज़म, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वज़ीर आज़म इस तरह से हिदायत जारी कर सकते हैं अदालतों को? ये अपनी विश बयान कर सकते हैं, वो हर एक आदमी अपनी विश बयान कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन तो किसी को नहीं दे सकते। वो यकीनन चाहें तो कोई कानून पास कर सकते हैं, उनकी पार्टी मेजॉरिटी में है, वो चाहें तो असेंबली में कानून पास कर दें कि अगर कोई कोर्ट जो है, कोई जज अपना फैसला इतने दिनों में नहीं करती तो उस जज को रिमूव कर दिया जाए। ये इस किस्म का कानून पास कर सकते हैं वो, अगर वो चाहें तो। वो तो अलग बात है ना, लेकिन सिर्फ कहना या अपनी विश का इजहार करना, ये तो इससे कोई खास फायदा नहीं। और देखिए सर, जो वाइट कॉलर क्राइम है खास तौर पे उसको पकड़ना जो है वो दुनिया भर के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, और पाकिस्तान में भी जो है वो वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से अभी तक जो नैब कर रहा है या जितने पैसे रिकवर किए गए हैं वो भी कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। बहुत सारे केसेस अभी भी दे आर हैंगिंग इन दी एयर। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो हुकूमत का भी बयानिया इस हवाले से और करप्शन मिटाओ के हवाले से और फिर जो साबिका केसेस हैं उनको मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का वो कोई आसान काम नहीं है, इसका मतलब ये समझा जाए सर? जी बिल्कुल आसान काम नहीं है। ये जरूरी है कि अगर ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए और ज़्यादा जजेस को अपॉइंट कर दिया जाए, कोर्ट्स ज़्यादा बना दिए, जो शायद ये बात भी ज़ेर गौर है सर, 120 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के हवाले से शायद फेडरल कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल देनी है। ये कर दें तो वो तो हो सकता है कि केसेस में जल्दी हो जाए कुछ। और दूसरा ये है कि जो विटनेसेस को जो प्रोड्यूस करने का जो तरीका है हमारे यहाँ बहुत ही ताकत तरीका है। आमतौर से होता यही है कि विटनेसेस नहीं आते हैं, कोर्ट में पहुंचा नहीं सकते, प्रोसिक्यूशन नहीं पहुंचा सकती, उसका सिस्टम इम्प्रूव करें। तो आपको जो करना है वो ये कि निचले लेवल पर जो उस चीज को तेज करने का तरीका इस्तेमाल करना है, खाली ऑर्डर पास करने से कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि स्मॉग कोरोना से ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की खबरों के साथ ही मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 2 हफ्ते के दौरान कोरोना से डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मुतासर हो गई है। पिम्स अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के 70 डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। 70 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, जिनमें जनरल सर्जरी के 9 डॉक्टर्स हैं, इसी तरह पेट की बीमारियों के शोबों के 6 हैं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले 2 डॉक्टर्स हैं, शोबा अमराज कल्ब के 5 और बच्चों के अमराज के 7 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिक्स है वो अलग हैं। कैंसर और कार्डियक और मेडिसिन टीम डिपार्टमेंट के 7 डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। अस्पताल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने और मरीजों के रश पर यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। कोरोना और डेंगू से जान छूटी नहीं थी कि स्मॉग के अजाब ने शहरियों को आन घिरा है। लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग के खदशात के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत जो खतरे की घंटी बजा रही है। स्मॉग के बायस क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ेगी, सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी और यही मसाइल कोरोना के बायस भी पेश आते हैं। आलमी माहौलियाती इदारे
जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की फ़ज़ाई क्वालिटी की दर्जाबंदी करते हैं, उनके मुताबिक लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बनता जा रहा है। लाहौर के गिरदोनवा में इंडस्ट्री से भारी मिकदार में धुएं के अखराज के तदारुक के लिए अगर पॉलिसी मुरतब ना की गई तो इसका खमियाजा हमें मुस्तकबिल करीब में भुगतना पड़ सकता है। पिम्स अस्पताल में क्या हो रहा है, वहाँ पर डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस का शिकार क्यों हो रहे हैं, फिर इन्फेक्शन रेट कितना बढ़ चुका है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सदर YDA पिम्स डॉक्टर फजले रब्बी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अभी पिम्स तर्जुमान की तरफ से जो फिगर कोट किया जा रहा है वो ये कि 70 डॉक्टर्स इस वक्त कोरोना पेशेंट्स हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। बहुत बड़ी तादाद है, 70 डॉक्टर्स का कोरोना का शिकार हो जाना। इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है डॉक्टर साहब? बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने तो SOPs बनाए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है ये इंतज़ामिया का काम होता है। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ कहीं भी आपको अस्पतालों के मैनेजर्स मिलेंगे तो वो उस मेरिट पर पूरा नहीं उतरते। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के हवाले से उनकी स्ट्रेटजी जो है वो फेल है। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल एक बनाया है हुकूमत ने, तकरीबन 500 बेड का आइसोलेशन हॉस्पिटल है चकशेज़ाद में, और वहाँ पे 15-20 मरीज़ अभी मौजूद है। यानी वहाँ पे तकरीबन 300-400 बेड्स की अभी भी कैपेसिटी है, लेकिन पिम्स में भी आइसोलेशन वार्ड फंक्शनल है। तो अगर पिम्स के अंदर मौजूद जो कोविड के पेशेंट हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, और अगर वहाँ से सरप्लस हो जाते हैं फिर अगर पिम्स में आते हैं तो कोई जवाज़ बनता है। लेकिन इस टाइम पिम्स के अंदर इन्फेक्शन कोविड के पेशेंट को रखना जो है वो एक तो अपने डॉक्टर्स को भी एक्सपोज कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो और मरीज़ है उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे दो बातें हैं। एक तो ये अलार्मिंग है कि इसका मतलब ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत में जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रहा है, और दूसरी सूरत में अगर इन्फेक्शन रेट भी बढ़ रहा है तो क्या पिम्स के डॉक्टर्स या अमला कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे, इस वजह से इतनी तेजी से कोरोना का शिकार हो गए हैं? नहीं, देखो पिम्स का डॉक्टर तो कर रहे हैं। मसला ये है कि OPD में अगर एक डॉक्टर बैठा हुआ है और उसके पास SOPs को इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसके पास जो मरीज़ आ रहे हैं वो मुनासिब फासिला रख के वो मास्क पहने। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे जो मरीज़ आते हैं एक छोटे से कमरे में आपको जो है 30-40 और 50-50 मरीज़ जो है वो एक जमी गफ़ीर होता है। तो वो स्ट्रेटजी जो एक OPD में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन साइड। देखें ना, इस वक्त जो पेशेंट्स का पता चल रहा है वो बाहर से आने वाले पेशेंट्स 18 से 20 हैं, जबकि विद इन दी हॉस्पिटल जो अपना स्टाफ है उसमें सिर्फ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 70 डॉक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। उसके अलावा जो नर्सेज हैं या पैरामेडिक्स हैं उनकी तादाद एक अलहदा से है। तो इसका मतलब तो ये कि संगीन गफलत तो हो रही है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, SOPs जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जो 20 जी आप जो फिगर कोट कर रहे हैं 20 का, ये एडमिटेड पेशेंट है, ये मॉडरेट टू सीवियर या क्रिटिकल पेशेंट है। जो माइल्ड पेशेंट होता है जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जाता, तो उनकी तादाद तो ज़्यादा है। दाखिल तो उन मरीज़ों को किया जाता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनकी तादाद कम है। मरीज़ काफ़ी ज़्यादा है, और अगर टेस्टिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए तो आपको बहुत से लोग जो है इन्फेक्टेड मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये समझा जाइए कि क्या कोरोना की दूसरी लहर बाकायदा तौर पर आ चुकी है, सर उठा रही है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, हम अभी ख्वाब गफलत में सो रहे हैं? क्या है एग्जैक्ट सिचुएशन इस वक्त, क्या है सर? एक कॉमनर भी जानना चाहता है। बिल्कुल ये बात है कि पहली लहर के बाद हमारे अवाम भी बहुत रिलैक्स हो गई है, और पहले लहर को कंट्रोल करने में मीडिया का बहुत पॉजिटिव किरदार रहा है। मीडिया ने सेंसिटाइजेशन की थी और लोग जो है कोरोना से डरे हुए थे। अब इस टाइम जो है लोग रश में जाते हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है, स्कूल्स खुले हुए हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, तो वो ख्याल लोग नहीं रखते, और उसका नतीजा ये है कि बहुत तेज़ी से दूसरी लहर जो है हमें अपने लपेट में ले रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी जो कंडीशन है वो बहुत सिवियर हो सकती है, जिसका शायद अभी इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम अंदाज़ा नहीं है, कि स्मॉग भी आ रही है, स्मॉग का सीज़न है। तो ये स्मॉग कितना इंटेंसिफाई कर सकती है कोरोना को भी?
इस हवाले से कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन स्मोक सेल्फ जो है वो बहुत से लंग डिजीज़ का बायस बन सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि जब कोमार्बिडिटी हो, लंग पहले से ख़राब हो, तो कोविड जो है बहुत तेज़ी से उसको मज़ीद डैमेज कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सदर YDA-PIMS डॉक्टर फजल रब्बी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि आबिद मल्ही की अहलिया बेटी से क्यों नहीं मिल पा रही, बेटी अपनी माँ से क्यों दूर है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सानहा गुजरपुरा मुल्क की तारीख का एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरी कौम को दुखी कर दिया था। इस वाक़े के मुल्ज़िमान तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। वाक़े ने जहाँ मुतासरा खातून के ख़ानदान को जहनी अजियत में मुब्तला किया है, वहीं मुल्ज़िमान के ख़ानदान भी टूट फूट का शिकार हुआ है। मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके अहले खाना को गिरफ्तार किया। दीगर अफराद तो अपने घरों को लौट गए, लेकिन मुल्ज़िम की सौतेली बेटी को पुलिस ने दारुल अमान भेज दिया है। बेटे ने मीर रियासत से मदद की अपील कर दी है। वो क्या कह रही है, उसकी एक झलक आपको दिखाता है। 1.5 महीना हो गया मैं बच्ची नहीं वेखी, मैनू नहीं पता मेरी बच्ची किहड़े हाल च। मैं अल्लाह वास्ते करनी है कि मेरी बच्ची मैनू दे दिओ, खुदा दा नां ते मेरी बच्ची दे दिओ। उनका कोई गुनाह नहीं, उन्हें कोई गुनाह किया है। मेरी तो बच्ची मेरी चोली पा देन। 1.5 महीना मैं अपनी बच्ची की शक्ल नहीं वेखी है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मिन्नत करनी है भी मेरी बच्ची मेरी वापस दे दिओ। मैं वज़ीर आला नूं कहांगी, वज़ीर आज़म नूं कहांगी कि मेरी बच्ची मेहरबानी अल्लाह वास्ते करके मेरी बच्ची घर कला देन। मेरी बच्ची का कोई गुनाह नहीं है। जो गुनाह है उन्हें वालिद ने किया, उन्हें सज़ा उन्होंने लभे। उन्हें तो कोई गुनाह नहीं ना किया है। जो उन्हें जी मेरी बच्ची ने रखना सी, फिर मैनू क्यों छड्या सी, मैनू भी उत्थे ही रख लेंदे। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये एक माँ के आंसू हैं। उस माँ के आंसू हैं जो अपनी बेटी की याद में तड़प रही है। पंजाब पुलिस मुल्ज़िम के जुर्म की सज़ा उसकी बेटी को दे रही है। मीर रियासत, यकीनन आबिद मल्ही का जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन मुजरिम के अहले खाना को इस जुर्म की सज़ा देना आईने पाकिस्तान इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। मासूम बेटी को उसकी माँ से जुदा करके पुलिस कौन सा फ़र्ज़ अदा कर रही है, ये सवाल भी जन्म देता है। एक माँ के आंसू यकीनन अर्शे इलाही को हिला देते हैं। खुदारा पंजाब पुलिस को अहकामात सादर फरमाएं कि एक बेटी को माँ से दे, क्योंकि माँ और बेटी दोनों को जीने का हक हासिल है, उनसे यह हक तो ना छीनें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।